दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने यूएई को दी सख्त वार्निंग, कहा हमारा सब्र एक हद रखता है, यमन में कब्जे की भी दिलाई याद। गजा में दूसरा अबू शबाब हो गया पैदा, इसराइल सपोर्टेड मिलिशिया का नया लीडर गस्सान अल दाहिनी आया सामने, हमास पर हमले की तैयारी। हमास ने हुकूमत चलाने से किया हैंड्स अप, कहा गजा चलाने का इरादा नहीं। और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर से भारी फायरिंग, 4 सिविलियंस की मौत, सरहद पर टेंशन हाई, जंग के आसार। शुरुआत करते हैं इस शो की एक बड़ी खबर से। ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के बीच टेंशन हाई हो गई है। इस बात की संजीदगी इससे ही समझी जा सकती है कि आयतुल्लाह खामेनी के सबसे खास शख्स ने यूएई को धमकी देते हुए कहा कि तुम हद पार कर रहे हो और हमारा सब्र भी अपनी हद तोड़ सकता है। दरअसल झगड़ा कुछ जजीरों यानी आइलैंड्स को लेकर है, जिस पर दोनों मुल्क अपना अपना हक जताते आए हैं। अपनी इस धमकी में ईरान ने यूएई से यह भी पूछ लिया कि तुम यमन में आखिर क्या गुल खिला रहे हो। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर के इंटरनेशनल अफेयर्स वाले सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती ने यूएई पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ईरानी कौम का सब्र अनलिमिटेड नहीं है, उसकी भी एक हद है। और गल्फ के तीनों टापुओं, तीनों जजीरों पर यूएई के बार बार के दावे ईरान के लिए किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। उनका बयान इसलिए आया क्योंकि यूएई ने एक बार फिर अबू मूसा, ग्रेटर टनब और लेसर टनब नाम के 3 जजीरों पर, 3 आइलैंड्स पर अपना मालिकाना दावा दोहराया है, जिसे ईरान अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ सीधी चोट मानता है। विलायती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यूएई की पूरी रीजनल पॉलिसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि यमन में यूएई क्या कर रहा था और यमन के सोकोत्रा आइलैंड को कब्जे में लेने की वजह क्या थी। उन्होंने यह भी कहा कि बाब अल मंदब और हॉर्मुज पर यूएई की दिलचस्पी किसी साफ स्ट्रेटजी के बिना समझ में नहीं आती और कई एनालिस्ट इसे कॉलोनियल पावर्स के साथ मिलकर एक ख्याली ट्रांस नेशनल एम्पायर बनाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। दोस्तों, ट्रांस नेशनल एम्पायर मतलब वही जो ब्रिटेन करता था, मतलब अपने मुल्क की हदों से बाहर निकलकर दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम करना, यानी एक विस्तारवादी पॉलिसी। और ईरान ये कह रहा है कि यूएई भी उसी पॉलिसी पर काम कर रहा है। विलायती ने लिखा कि यमन और अब सूडान में मुसलमानों का खून यूएई की उस विस्तारवादी पॉलिसी की वजह से बहा है। इसीलिए अब ये सवाल ज़रूरी हो गया है कि आखिर यूएई चाहता क्या है और किसके इशारे पर पूरे रीजन में उथल पुथल फैलाई जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अबू मूसा और दूसरे जजीरे हज़ारों हजार साल से ईरान का हिस्सा है और इन पर किसी भी नए दावे को गुंजाइश नहीं दी जाएगी, ना मंजूर किया जाएगा। तेहरान के मुताबिक यूएई के दावे सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि वेस्टर्न ताकतों के साथ मिलकर एक बड़े रीजनल एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और इसी वजह से ईरान हर बार खुलकर जवाब देने की बात कर रहा है। कह रहा है कि अब तुम जितनी बार दावा करोगे हम उतनी बार खुलकर जवाब देंगे। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, क्या ईरान यूएई पर हमला कर सकता है, मिसाइलें बरसा सकता है? नहीं। ईरान की तरफ से यह बयान किसी इमीडिएट फौजी टकराव का इशारा नहीं देता, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि ईरान अब यूएई यानी जो दुबई अबू धाबी वाला यूएई है उसके हर टेरिटोरियल क्लेम को सीधे चैलेंज देगा, हर दावे को चैलेंज देगा। इसे एक डिप्लोमेटिक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है, यानी जंग नहीं होने जा रही, लेकिन दबाव बढ़ाने की पॉलिसी और स्ट्रेटजी जरूर नजर आ रही है। ईरान ये मैसेज दे रहा है कि अगर यूएई ने इस लाइन को बार बार क्रॉस किया तो ईरान गल्फ और मैरीटाइम फ्रंट पर भी अपना रुख और सख्त कर देगा। ईरान ने अगर समंदर में थोड़ी सी सख्ती की, खास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और बाकी और पर्शियन गल्फ में, तो यूएई को उसके जो फ्यूल बिजनेस है, ऑयल बिजनेस, उस पर असर पड़ता हुआ साफ दिखाई देगा। सीधे गजा से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। एक मरा तो दूसरा अबू शबाब पैदा हो गया। यासिर अबू शबाब के ढेर हो जाने के कुछ ही घंटों बाद उसकी इस्राएली सरपरस्ती वाली मिलिशिया ने नया सरगना का ऐलान कर दिया। अब कमान
अबू शबाब के डिप्टी गस्सान अल दाहिनी ने संभाल ली है। पॉपुलर फोर्सेस नाम की ये टुकड़ी, ये यूनिट जो साउथ गजा के उस हिस्से में चलती है जहां आईडीएफ का कंट्रोल है, उसने फेसबुक पर गस्सान अल दाहिनी का वीडियो डाला। वो मिलिट्री ड्रेस पहने लाइन अप देखकर इंस्पेक्शन करता हुआ दिखाई दिया, जैसे वो कुछ साबित करना चाहता हो। इस वीडियो में उसके दर्जनों हथियार बंद लड़ाके नजर आ रहे हैं जो इसराइल के पैसे और हथियारों पर पल रहे हैं और कभी भी गजा के दूसरे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जैसे हमास वगैरह पर हमला बोल सकते हैं। वीडियो में दिख रहा बिना बाल वाला शख्स ही पॉपुलर फोर्सेस का नया लीडर दाहिनी है। ये ग्रुप अब नई भर्ती के लिए कमर कस चुका है। मैसेज साफ है, लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम हमास से आज़ाद नहीं हो जाते। यही इस पॉपुलर फोर्सेस का मोटिव है। लेकिन उधर हमास ने बिना नाम लिए साफ साफ वार्निंग दे दी है कि जो भी इसराइल का दलाल बनेगा, जी यही लफ्ज़ दिया, जो भी इसराइल का दलाल बनेगा उसका अंजाम अबू शबाब जैसा ही होगा। गजा की हमास कंट्रोल्ड इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि ऐसे लोग फौरन उसके सिक्योरिटी दफ्तरों में सरेंडर कर दें ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हल्की की जा सके। यानी एक साफ साफ धमकी हमास की तरफ से, लेकिन एक खुला दरवाज़ा भी कि तौबा कर लो वरना अंजाम देख चुके हो। इधर गजा के कबीलों की कमेटी भी सामने आ गई है। उन्होंने खुलकर हमास के क्रैकडाउन को सपोर्ट किया और मिनिस्ट्री की माफ़ी देने वाली अपील को सही बताया। कमेटी का कहना है कि अबू शबाब की मिलिशिया असल में कब्जे की भाड़े की फौज थी और उन्होंने तराबिन कबीले की तारीफ की जिसने अबू शबाब से खुद को अलग कर लिया। ज़मीनी हकीकत यह है दोस्तों कि सीज़ फायर लाइन के इस पार हमास ने पिछले हफ्तों में दर्जनों लोगों को पकड़कर या तो मार दिया या सड़क पर सजा दी। उन पर इल्ज़ाम वही था, इसराइल से ताल्लुक़ रखना, राहत के सामानों की चोरी करना और ड्रग्स का व्यापार करना। ये सारे लोग अबू शबाब के गैंग के लोग बताए जाते थे और इस सब के बीच अबू शबाब मर गया, लेकिन उसकी मिलिशिया को नया चेहरा मिल चुका है। लड़ाई वही है, बस नाम बदलते जा रहे हैं। नया नाम गस्सान अल दाहिनी है। गजा से एक और खबर सुन लीजिए। हमास हुकूमत छोड़ने को तैयार है। हुकूमत से हैंड्स अप कर दिया है, कहा नहीं चाहिए। टेक्नोक्रेट बॉडी पर हामी भर चुका है हमास, लेकिन इसराइल जमीन पर अड़ंगा डाल रहा है। जुमे को अल अरेबिया से बात करते हुए एक सीनियर हमास ऑफिसर ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हमास अब गजा पर हुकूमत करने का इरादा नहीं रखता, कोई जस्तजू भी नहीं है और वो अगले फेज के लिए एक टेक्नोक्रेट कमेटी बनाने पर पहले ही राजी हो चुका है। ऑफिशियल के मुताबिक इस कमेटी के लिए जो नाम सुझाए गए थे उन पर भी हमास ने पूरी मंजूरी दे दी है और अंदरूनी सहमति भी बन चुकी है। लेकिन मामला फिर वहीं अटक रहा है। इसराइल जमीन पर कोई कदम उठने ही नहीं दे रहा। हमास ऑफिशियल ने कहा कि जितनी बातों पर एग्रीमेंट हो चुका है उनकी अमली तामील यानी इम्प्लीमेंटेशन इसराइल लगातार रोक रहा है। हमास के इस ऑफिशियल ने यह भी साफ किया कि अगर इंटरनेशनल फोर्स गजा में आती है तो उसका रोल सिर्फ सीज फायर मॉनिटरिंग तक महदूद रहेगा, लिमिटेड रहेगा, ना कि गजा को चलाना और ना ही उसकी हुकूमत में दखल देने में इस फोर्स का कोई रोल होगा। बस ये हिफाजत करेंगी और सीज फायर की हिफाजत करेंगी। ऐसी किसी फोर्स का काम बस इतना होगा कि दोनों तरफ को अलग अलग रखें और इनके दरमियान फिर से झड़प ना भड़के, ये मॉनिटर करते रहें। हमास के ऑफिशियल ने बताया कि मीडिएटर मुल्क भी इस बात के हक में है कि कोई भी इंटरनेशनल फोर्स आएगी तो उसका काम सिर्फ मॉनिटरिंग होगा, न कि गजा की एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, हमास हुकूमत छोड़ने को तैयार है, टेक्नोक्रेट सेटअप पर भी हामी भर चुका है, लेकिन असली रुकावट वही है जहां हमेशा रहती है। मामला इसराइल के अड़ंगे पर अटका पड़ा है। अगली एक और अहम खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर वही बारूद सुलग रहा है, फिर से वही चीखें गूंज रही हैं और इस बार 4 बेगुनाहों की जान चली गई है। सऊदी अरब में हुई अमन बातचीत किसी काम की नहीं निकली और दोनों मुल्कों की सरहद पर फिर से गोलियां गूंजी हैं। अफगानिस्तान के कंधार सूबे की स्पिन बोल्दक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने बताया कि देर रात को दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई जिसमें 4 सिविलियन मारे गए। दोनों मुल्कों के ऑफिशियल एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का इल्ज़ाम डाल रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत ये है कि हालात हर दिन और ख़राब हो रहे हैं। रोज़ाना होने वाली ये झड़पें साफ इशारा दे रही हैं सरहद पर बारूद सुलग चुका है और अगर ऐसे ही चला तो जंग होकर रहेगी।
कुछ हेडलाइंस यहाँ से देख लेते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच फिर छिड़ी जंग, रात भर चली गोलियां, पाक आर्मी भागी, तालिबान ने भी खाली किया बॉर्डर इलाका। पाकिस्तान की आर्मी भाग गई और तालिबान ने अपने गांव खाली कर लिए। जब आर्मी भाग गई थी पाकिस्तान की, तो तालिबान को पाकिस्तान के गांव खाली करवाने चाहिए थे, जब वो पीछे ही भाग गए थे। खैर, ये हेडलाइन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 की एक हेडलाइन, अफगानिस्तान पाकिस्तान में फिर लड़ाई शुरू, दोनों तरफ से दागे जा रहे रॉकेट, तालिबान के कई गांव खाली। सरहद पर जो आबादी रहती है वो जंग से खौफ ज़्यादा रहती है। भाई उनके पास कोई हथियार तो होते नहीं, तो दोनों तरफ की आबादियाँ, हमारी भी आबादी हट जाती है, तो दोनों तरफ ये गांव खाली होते हैं। लेकिन हालात बड़े टेंस हैं, कशीदा हैं, बिकॉज आए दिन ये जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दोनों की सरहद पर। सऊदी अरब में भी बात नहीं बनी, तुर्की में भी बात नहीं बनी। लग रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़ कर रहेंगे। अफगानिस्तान को इस वक्त जंग नहीं चाहिए, क्या पाकिस्तान को चाहिए? अपनी आवाम को और उसके ध्यान को इधर उधर भटकाने के लिए छोटी मोटी जंग एक बहुत बड़ा ज़रिया होती है। फिर उसे इलेक्शन में भुनाया जाता है और गाया जाता है कि देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। दोनों तरफ के मुल्क अपने अपने दावे करते हैं कि हमने उनकी ऐसी कर दी, वो कहते हैं हमने उनकी तैसी कर दी। दोनों ही अपने बयानों में जीत रहे होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आवाम हार चुकी होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं सर। गज़ा की बात फिर करते हैं कि गज़ा की जो गवर्निंग बॉडी है वो जल्दी उसका ऐलान हो सकता है, लेकिन कॉलोनिज्म कंसर्न्स भी हैं। मतलब वही लग रहा है कि फिर से वही साम्राज्यवाद आने वाला है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो हम इस चीज़ को और भी बड़े प्रोग्राम, बड़े लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ और हेडलाइंस जो हैं वो अहम बता देना ज़रूरी है। फ़लस्तीनी ग्रुप्स जो हैं वो बड़े फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के एक बड़े लीडर मारवान बरगूती, जो इसराइल की जेल में कई सालों से बंद हैं, उनकी सेहत को लेकर और उनके ऊपर हो रहे जेल के अंदर तशद्दुद को लेकर एक नई रिपोर्ट, एक नया इल्ज़ाम उनके बेटे कस्साम की तरफ से सामने आया। उसने एक पोस्ट की थी, हालांकि वो पोस्ट उसने डिलीट कर दी, लेकिन उस पोस्ट में ये लिखा था कि उसके कस्साम के एक जानने वाले ने बताया कि जब वो जेल से छूट कर आया तो बरगूती को उसने जेल में देखा था, आइडेंटिफाई कर लिया था। उनको मार पीट कर उनकी पसलियाँ तोड़ी गईं, ये इल्ज़ाम लगा, और उनके दांत तोड़ दिए गए। उन्हें बहुत बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन इस पोस्ट को फिर बरगूती के बेटे ने खुद डिलीट कर लिया। लेकिन अब ये चर्चा चल चुकी है कि मारवान बरगूती के साथ आखिरकार जेल में हो क्या रहा है। इधर IRGC, ईरान की जो एक पैरेलल फोर्स है, वो एक समंदर में नई ड्रिल कर रही है। तो IRGC की नेवी ने कहा है, उनके कमांडर ने, कि हम अब जो है हमारी नेवी तमाम जितनी ज़रूरत है, जो जो रिक्वायरमेंट है, उन तमाम तरह के हथियारों से इक्विप्ड हो चुकी है। हमारे पास हर वो तरह का हथियार है जिससे हमें जिससे दुश्मन को मात देने की ज़रूरत पड़ेगी, हर वो हथियार हमने हासिल कर लिया है। तो नेवी का जो एक इक़्तिदार नाम से जो ड्रिल चल रही है, उसके ऊपर IRGC की कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने ये बयान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।